लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सबके सामने है। किस तरह से अब की बार 400 पार का नारा लगाया गया था, लेकिन वो नारा बिल्कुल धराशायी हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी जो 300 से ज़्यादा जिसको सीट एग्जिट पोल में दिया जा रहा था, वो खुद उसका रथ जो है 240 में आकर के रुक गया और कुल मिला के किसी तरह एनडीए की सरकार बनने तो जा रही है, लेकिन कुल मिला के जिस तरह से एग्जिट पोल में उनको 370 से 400 पार दिखाया जा रहा था, वैसा बिल्कुल ही नहीं रहा। और जहां अगर हम पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी एग्जिट पोल जो कह रहा था कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। बीजेपी को 20 से लेकर 26 सीटें जो है एग्जिट पोल की अलग अलग जो सर्वे में दिखाया जा रहा था। साथ ही साथ टीएमसी को 13 से 17 दिखाया जा रहा था। क्या एग्जिट पोल की पोल खुल गई है और क्या कारण है जो बीजेपी जो है बिल्कुल धराशायी होकर गिरी है? इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ है पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी और पश्चिम बंगाल की जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट सोफिया खान। सोफिया जी, क्या लगता है आपकी बार 400 पार का नारा धराशायी क्यों हो गया? सबसे पहले मैं जनता को, जो हमारे देश की जनता है, उसको बहुत बहुत बधाई दूंगी कि इस बार उन्होंने एक कह सकती हूँ एक ऐतिहासिक जीत दिलाई है खुद को। और इंडिया सरकार, ये अलग बात है कि बहुत करीब आकर रुक गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं और जो देश के हित में हैं, वो लोग खुश हैं, क्योंकि उन्होंने इस बार वोट जो है वो धर्म के नाम पे नहीं किया। इस बार जो है वोट वो किसी भी सांप्रदायिक हिंसा के नाम पर नहीं किया। मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत बधाई जितने भी वोटर्स हैं और जितने भी विनर्स हैं, जो लोग भी जिन्होंने भी जीत हासिल की है, जितने भी कर्मी हैं जो महीने 3 महीने से लगे हुए थे, उन सबको बधाई, जो लोग भी विनर्स हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये एक ऐतिहासिक जीत हुई है। यहाँ पर भी ममता बनर्जी, मैं यही कहूंगी कि ये जीत ममता बनर्जी की है, अभिषेक बनर्जी की है, उनके जितने भी प्रार्थी हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, जितने कर्मी थे उन सबको बहुत बहुत बधाई। आपने कहा कि धर्म के जो लोग राजनीति करके उनकी हार हुई है। अयोध्या में जहाँ पे राम मंदिर, भव्य राम मंदिर जहाँ बना है, अयोध्या से खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो हार गए। क्या लगता है अयोध्या में जो राम मंदिर का जो मुद्दा था वो बीजेपी के काम नहीं आया? देखिए, जैसा मैंने अभी भी कहा कि पिछले 10 सालों में जो रुझान रहा था भारतीय जनता पार्टी की, कि इन्होंने जिस प्रकार से इनकी जो रणनीति थी कि मतलब हिंदू मुसलमान को लेकर लड़ाना या सिर्फ मंदिरों के ऊपर बात करना और एक समुदाय के ऊपर एक कह सकते हैं कहर डालना, तो कहीं ना कहीं देश का जो रुझान है वो बदलता हुआ नजर आया। और जीत जिसकी भी हुई हो, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष, जो एक हेल्दी विपक्ष जो है किसी भी देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर विपक्ष बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट में कह सकती हूँ होती हुई नजर आ रही है। इंडिया की जो गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के हित के लिए बहुत अच्छा है। और मंदिर मस्जिद को लेकर इस बार जो मुद्दे थे, ये अलग बात है कि इन्होंने राम मंदिर का जो इक्का है वो फेंका था जनवरी 2024 में, लेकिन ये कहीं ना कहीं अयोध्या में ही इनकी हार हुई। तो इससे ये पता चलता है कि इस बार लोगों ने मंदिर मस्जिद की राजनीति को कम से कम नकार दिया है। और मोदी की जो लहर है, इस बार 400 पार 300 पार भी नहीं कर पाए, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत करारा तमाचा है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी पर और खासकर मोदी पर। तो मुझे लगता है इनको सोचने की जरूरत है कि अब देश को विकास चाहिए, देश को जो है नौकरी चाहिए। देश के युवा जो है अब इस राजनीति को उन्होंने कहीं ना कहीं, आज की जो पीढ़ी है, जो न्यू वोटर्स हैं, वो उन्होंने इस राजनीति को नकार दिया है। एग्जिट पोल की अगर माने तो 3 दिन पहले तक आपकी पार्टी को बिल्कुल कहीं पे नहीं आंका जा रहा था, तो ऐसे में जो पार्टी ने जो कमबैक किया है, क्या लगता है किसका जो श्रेय किसको मिलना चाहिए? देखिए, नेशनल मीडिया आज के डेट में, अगर मैं कहूँ, अगर ये गोदी मीडिया या नेशनल मीडिया की बात करें, तो ये आज के डेट में एक मौकरी बन के रह गए, एक मजाक सा बन के रह गया। और इसको किसी ने भी बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ली, और गंभीरता से नहीं लेने का ये कारण भी था कि इन्होंने
स्वीप कर दिया था बिल्कुल भाजपा भारतीय जनता पार्टी को 350 के ऊपर आंकड़े ये दिखा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जनता इसके लिए तैयार थी कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लोगों ने ग्राउंड लेवल में जो लोग थे, जो लोगों ने जो पोलिंग ऑफिसर्स थे या जो लोग पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे या कह सकते हैं जो ग्राउंड लेवल में घूम रहे थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था, दावे किए थे कि कहीं ना कहीं इंडिया की गठबंधन जो है वो स्ट्रांग होती भी नजर आ रही है। तो ये दावे बिल्कुल रद्द थे और मुझे लगता है मीडिया को अब एटलीस्ट अब जो है उनको अपने आप को एक बदलाव की जरूरत है, क्योंकि मीडिया हमेशा से ही फोर्थ पिलर रही है इस देश की। और मीडिया तो मुझे लगता है सिर्फ आज की बात नहीं है, 10 सालों में मीडिया जो है वो एक मजाक बन के रह गई है। मुझे लगता है कि मीडिया के ऊपर अब कोई भरोसा नहीं जताता। हाँ, ये अलग बात है कि आज देश में एक बदलाव होने के बाद इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया है, यूट्यूबर्स हैं, अगर हम हाल में देखें तो एक यूट्यूबर ध्रुव राठी जी, तो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत सच्चाई दिखाया। विशाल शर्मा, अगर हम इन सब की बात करें तो सोशल मीडिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो टीवी वाली मीडिया है उनको इनसे सीखने की जरूरत है कि आज भी लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, आज भी लोग झूठ को नकारते हैं और बहुत दिनों तक भ्रमित करके लोगों को रखा नहीं जा सकता। ये इस बार जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं इस बात का प्रमाण है कि भ्रमित करके देश को तुष्टीकरण करके देश को बहुत ज्यादा दिन तक चलाया नहीं जा सकता। इस बार का जो चुनाव चल रहा था, हम लोग देखे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला दिया। उसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि अगर उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर कांग्रेस जीत जाती है तो हिंदुओं का जो मंगलसूत्र है वो खतरे में पड़ जाएगा, हिंदुओं की जो संपत्ति वो मुसलमानों में बांट दी जाएगी। क्या लगता है कि देश की जनता ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति को नकार दिया है? देखिए, पिछले 2 महीने से जो प्रधानमंत्री के बहुत सारे भाषण और रैलियों में के बीच उन्होंने जो भाषण जो स्पीचेस उन्होंने दिया, वो कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाण कर रहा था कि वो ऊल जलूल बोल रहे थे। जैसा कि आपने कहा कि मंगलसूत्र की बात करना, यहाँ तक के उन्होंने मुजरे की बात भी की थी। जी बिल्कुल। तो ऐसी उल जलूल बातें वही कर सकते हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं, देखिए ग्राउंड लेवल में उनको कहीं ना कहीं पता चल गया था कि मोदी की जो लहर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, इनफैक्ट बिल्कुल फेड अवे हो चुका है। तो ये जो डर है उनके स्पीचेस में देखने को मिला, कहीं ना कहीं वो फिर से तुष्टीकरण की राजनीति करने की उन्होंने चेष्टा की कि अगर इस बार इंडिया आती है, इस बार राहुल गांधी की अगर सरकार बनती है तो जिनके बच्चे ज्यादा हैं उनमें आपकी संपत्तियों को बांट दिया जाएगा। मुजरे की बात की उन्होंने, घुसपैठियों के बारे में। देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा एक समुदाय की तरफ ही किया था जो हमेशा से वो करते आए हैं। अगर हम खुलेआम कहें तो मुसलमानों को ही टारगेट उन्होंने हमेशा से ही किया है, क्योंकि इनकी रणनीति है। देखिए इनका जो मैं कहूंगी कि भाजपा के जितने भी लोग हैं उनकी एक रणनीति है, उनका एक मैनिफेस्टो है कि आप लोगों को, चूंकि उनको विकास करना नहीं है, उनको किसी भी देश के हित में बात करनी नहीं है, तो एक मैनिफेस्टो बना के चलिए कि मेजोरिटीज का वोट अगर विन करना है तो हमें एक समुदाय को जो है गालियां दे दो या कुछ उल जलूल बोल दो या कुछ उल्टा सीधा बोल दो ताकि उनको कुछ ना कुछ वोट्स मिल सके। लेकिन ये 10 साल तक चला इस देश में एंड थैंकफुली अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस बार लोगों ने इस चीज को नकार दिया और मोदी जी को मुंह की खानी पड़ी। देखिए सरकार जिसकी भी बने, लेकिन मैं फिर से एक बात कहती हूँ कि जिस देश में विपक्ष जहां पर मजबूत होती है उस देश में लोकतंत्र जो है वो बच जाता है, जो अभी हम देखने को मिल रहा है। देखिए सरकार जिसकी बने, अभी भी हम गारंटेड नहीं कह सकते हैं कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी भी 2-3 दिन में खेला घूम सकता है, खेला हो सकता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो भी हो देश के हित में हो, लोगों के हित में हो और लोगों को फायदा पहुंच सके, हमारा देश जो है विकसित हो सके, देश की डेमोक्रेसी बच सके, बस यही हम आशा करेंगे। अभी आपने कहा कि खेला हो सकता है। 2021 में अमित शाह मोदी आए थे, उन्होंने नारा दिया था आपकी बार 200 पार, और ममता बनर्जी ने कहा था खेला हो गया। इस बार जो है बीजेपी की ओर से 30 से 35 सीटों का दावा किया जा रहा था, वो 12 में आके उनके जो रथ है रुक गया। क्या लगता है कि बंगाल के लोगों ने खेला कर दिया है? देखिए ये जो चीजें हैं, दो महीना पहले ही दीदी ने कह दिया था कि इस बार हम लोग 30 पार कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही साबित हुआ और हम लोगों को विश्वास था, क्योंकि
देखिए, कैंडिडेट्स जो कोई भी हो, प्रत्याशी जो कोई भी हो, लेकिन हर एक चेहरे में ममता बनर्जी का चेहरा छुपा था। ममता बनर्जी के लिए लोगों ने वोट किया है, क्योंकि ममता बनर्जी जुमलों की राजनीति नहीं करती। ममता बनर्जी माइनॉरिटीज मेजॉरिटीज, एक सेकुलर, एक लीडर का जो चेहरा होता है वो सेकुलरिज्म की पहचान होती है। और ममता बनर्जी ने इस चीज को सिर्फ जुमलों में नहीं बल्कि इनफैक्ट प्रूव किया है। वो महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, उन्होंने युवाओं के लिए काम किया है, उन्होंने ब्यूटिफिकेशन का काम किया है शहर के, और औरतों की सुरक्षा के लिए काम किया है। तो मुझे लगता है कि उनका कोई तोड़ नहीं है बंगाल में। 12 सीटें भी उनको अगर मिली हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा भ्रमित करके उनको मिल पाया है। जो भी हो बहरहाल, लेकिन मैं फिर से दिल से धन्यवाद करूंगी कि हम लोग उसके सिपाही हैं, हम लोग उसके कर्मी हैं, जो लोग दिन रात जनता के लिए काम करती हैं, और उनकी एनर्जी से ही हम जितने भी तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हैं उनको एनर्जी मिलती है। और हम तो चाहते थे कि ममता बनर्जी एक हमारी प्रधानमंत्री का एक बहुत अच्छा चेहरा था। आगे 2029 में हम लोग आशा करेंगे कि दीदी को हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में जरूर देखें। आप महिला एक्टिविस्ट है, ये बताएं कि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली बहुत बड़ा मुद्दा था। महिला उत्पीड़न, महिलाओं के साथ जाती हुई, इस तरह के कई बातें सामने आई, लेकिन जब चुनावी परिणाम आया तो वो बिल्कुल उसके विपरीत था, बिल्कुल वैसा नहीं था। क्या लगता है कि जिसको फैब्रिकेटेड स्टोरी कहते हैं वैसा था, या वाकई में वहाँ कुछ क्राइम हुआ था? देखिए, आपके सामने रिजल्ट है। संदेश खाली भी हमने जीता है। ये इस बात का ये प्रमाण होता है कि संदेश खाली में ऐसा कुछ घटना घटा ही नहीं था। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि लोगों ने, संदेश खाली के लोगों ने वोट किया है, वो ममता बनर्जी के प्रार्थी के लिए ही किया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि देखिए 2021 में जब लोगों ने भाजपा को नकार दिया था, उसके बाद से ही इन्होंने एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी बंगाल के साथ करने की कोशिश की थी। वो पोस्ट पोल वायलेंस के रूप में हो, या हिंदू मुसलमान को लेकर लड़ाने की हो, रामनवमी में पत्थरबाजी को लेकर हो, जिस भी तरीके से उन्होंने हर तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की, और धर्म को लेकर राजनीति करने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कि जो आंकड़े आए हैं ये बिल्कुल चौंकाने वाले तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि हमें कुछ अचरज नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता था कि दीदी जिस प्रकार से विकास के लिए काम कर रही हैं, खासकर पश्चिम बंगाल में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होके महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है, हैट्स ऑफ टू हर। कि ममता बनर्जी ने, मैं सिर्फ एक तृणमूल की कर्मी हूँ, मैं इसके नाते नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं एक महिला हूँ, मैं एक शिक्षित महिला हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि कथनी और करनी में क्या फर्क है। तो दीदी जो कहती हैं वो बिल्कुल ऑब्वियसली वो कथनी में नहीं होता, वो 15 लाख वाला जुमला नहीं है, वो 2 करोड़ की नौकरी देने वाला जुमला नहीं है। इनफैक्ट महिलाओं को मिल रहा है लक्ष्मी भंडार, महिलाओं को 1000 रुपए मिल रहे हैं, ये कम बात नहीं होती। और सिर्फ शेड्यूल कास्ट या पिछड़ी वर्ग की महिलाएं नहीं, हर एक महिला बंगाल की जो है वो 1000 रुपए पाती है। अगर साल की देखें तो 12,000 रुपए मिलता है महिलाओं को। तो महिला वोटर्स, इनफैक्ट अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल से 50% जो महिला वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर थी कि तृणमूल को इतनी ज्यादा तादाद में जीत हासिल हुई है। क्या लक्ष्मी भंडार आपकी पार्टी का जीत का बहुत बड़ा कारण है? लक्ष्मी भंडार भी कारण है, लक्ष्मी भंडार ही कारण नहीं है, लक्ष्मी भंडार भी कारण है। बहुत सारी चीजें हैं, स्कीमें तो हम लोग प्रचार के दौरान हम लोग गिनवाते ही थे, कन्याश्री हो, रूपश्री हो, 5 लाख का बीमा स्वास्थ्य साथी हो, या हम महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं, वो कहते हैं संदेश खाली की महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो एनसीआर की रिपोर्ट से अगर देखते हैं तो 3 साल की रिपोर्ट के हिसाब से कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी इन द ओवरऑल कंट्री। तो यहाँ पर हम चूंकि ग्राउंड लेवल में रहते हैं महिलाएं, दिल्ली से बैठकर लोग ये नहीं जान सकते महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। अगर आज हम 2 बजे रात को भी बाहर जाते हैं तो हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। अगर यही चीज हम उत्तर प्रदेश या बिहार या जहां पर भी भाजपा का शासन है वहां पर तो मणिपुर वाला हाल होने वाला था, या हाथरस, मतलब कहने का मतलब है कि महिलाएं जो है वो डर के मारे बाहर से 7 बजे बाहर भी नहीं निकलती। तो ये जो ममता बनर्जी ने जो सुरक्षा दी है महिलाओं को, महिलाएं वोटर्स जो है बहुत तादाद में उन्होंने दीदी के लिए वोट किया है। ममता बनर्जी को आए दिन जो पॉलिटिशियन, हम ये कहते हैं कि हमेशा हर बात तो उनको कटाक्ष किया करते थे, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो, दिलीप घोष हो, लॉकेट चट्टोपाध्याय हो, अग्निमित्रा पॉल हो,
ये सब जो भाजपा के और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ये सब धड़ाम से गिर गए, धराशायी हो गए। क्या लगता है कि ममता बनर्जी का सियासी कद पश्चिम बंगाल की राजनीति में और ऊंचा हो गया है? देखिए, इतिहास गवाह है, जब जब औरतों के ऊपर इस तरीके का आक्रमण हुआ है, लोगों ने उसको दिखा दिया है रिजल्ट। वो दिलीप घोष हों जो दीदी के कपड़ों के ऊपर कटाक्ष किया करते थे 2021 में बरमूडा पहन के उनको, जब दीदी का पैर घायल था उन्होंने एक बहुत ही गंदी टिप्पणी की थी कि उन्हें बरमूडा पहनना चाहिए। मोदी जी की अगर बात करें, दीदी वो दीदी करके वो व्यंग कर रहे थे। दीदी को बहुत रिस्पेक्ट से हम लोग देते हैं, वो दीदी भले हम कहते हैं लेकिन हम उनको अपनी माँ मानते हैं। या हम अगर लॉकेट चटर्जी की बात करें या जिसकी भी बात करें, ये लोग देखिए कभी भी ये लोग इन्होंने कभी महिलाओं का रिस्पेक्ट किया ही नहीं है। अगर एक चीफ मिनिस्टर का रिस्पेक्ट वो नहीं कर सकते, एक मुख्यमंत्री की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो एक साधारण सी महिला का क्या ही हम रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि इस चीजों को लोगों ने समझा, स्पेशली महिलाओं की अगर बात करें, महिलाओं ने इस चीजों को समझा, रियलाइज किया, एनालाइज किया। देश की महिलाएं भले कागज कलम से उतनी पढ़ी लिखी ना भी हो, तो उनके पास इतनी बुद्धि तो है। सोशल मीडिया से आजकल सब लोग मोर और लेस जुड़े हुए हैं। सब लोगों को ये बात समझ में आती है कि देश में अगर एक महिला मुख्यमंत्री के ये लोग इंसल्ट कर सकते हैं, तो इनके राज्य में तो ऑब्वियसली, खासकर अगर हम बंगाल की बात करें, तो बंगाल को इनके हाथों में सौंपा नहीं जा सकता। जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं की रक्षा नहीं की, जिन्होंने यूपी की महिलाओं की रक्षा नहीं की, इन्होंने गुजरात की महिलाओं की रक्षा नहीं की, तो वो बंगाल को एटलीस्ट हम लोग ऐसे हाथों में नहीं सौंपना चाहते थे। ये बोला जा रहा था कि पश्चिम बंगाल के जो मुस्लिम वोट है वो बट रहा है, वो कांग्रेस में भी जा रहा है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। मुसलमानों का पूरा समर्थन जो है, आज जो परिणाम आया है वो टीएमसी के साथ लगता है। क्या लगता है कि जो ममता बनर्जी और मुसलमानों का ये जो अटूट रिश्ता है वो आज भी बरकरार है? देखिए, हिंदू मुसलमान की बात हम नहीं करना चाहते। इनफैक्ट देखिए, जो सेक्युलरिज्म है, मुसलमान आज सेक्युलर वोट्स के साथ है। सेक्युलरिज्म को जिन्होंने भी आज तक इतिहास गवाह है कि हमेशा से मुसलमान एक कम्युनल, हम लोगों ने कभी भी कम्युनिज्म को नकारा है। तो ममता बनर्जी को एक बहुत अच्छे सेक्युलर फेस के जैसा हमने देखा, जितने भी मुसलमान हैं। और ऑब्वियसली एक सेक्युलर फेस होने के नाते, क्योंकि ममता बनर्जी जब काम करती हैं तो वो हिंदुओं के लिए जितना काम करती है उतना ही मुसलमानों के लिए करती है। ये अलग बात है कि ममता बनर्जी को इसके लिए बहुत ज्यादा व्यंग भी सुनना पड़ा, बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है कि वो मुमताज बेगम है, वो ममता बेगम है और ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी हो। ये भी कहा जाता है कि वो पूजा नहीं करने देती, लेकिन इनके ऊपर तमाचा तो तब पड़ा जब दुर्गा पूजा को स्वीकृति मिली हमारे यूनेस्को से स्वीकृति मिली। तो ये इनके ऊपर एक तमाचा था। यहाँ पर जब गणेश पूजा होता है, यहाँ पे हर तरह के धर्म को, और क्रिसमस भी उसी जोर शोर से मनाया जाता है। अगर हम रेड रोड की बात करें तो रेड रोड की ऐतिहासिक जगह पर रेड रोड में जब नमाज होती है तब ममता बनर्जी जाती हैं। दुर्गा पूजा कार्निवल होता है तो ममता बनर्जी जाती हैं। तो सेक्युलरिज्म को ही मुसलमान ने चुना, और सेक्युलर फेस मुझे लगता है ममता बनर्जी से ज्यादा पूरे देश में कोई नहीं हो सकता। तो इस वक्त जो ओवरऑल जो भारत का नक्शा है, और जो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज ममता बनर्जी का जो बयान सामने आया है कि ये कि मोदी जी को सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए, आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा भी ऑब्वियसली हम सबका यही मानना है कि जिस प्रकार से देखिए ये अलायंस में इनकी ये कह रहे थे अकेले ही इनको 10 सालों से लग रहा था कि 370 पार कर लेंगे या 400 पार कर लेंगे अकेले, लेकिन यहाँ अलायंस के साथ भी ये लोग 300 पार नहीं कर पाए। तो इससे साफ जाहिर है कि मोदी कोई एक फैक्टर नहीं रह गए हैं, मोदी का कोई भी यहाँ पर रोल नहीं है। और मुझे लगता है लोगों ने, देश की जनता जो है वो उठ चुकी है। मोदी ने जो इस 10 सालों में जो देश को ढकेला है पीछे की तरफ, महंगाई को लेकर अगर हम बात करें, लोगों की नौकरी की बात करें, युवाओं के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी बात करें, कोरोना में जो हुआ वो तो लोगों ने देखा ही, वैक्सीन किस तरीके से लोगों को लगवा दिया, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस बार मोदी को मुंह की खानी पड़ी। तो मुझे लगता है कि ये अगर अलायंस नहीं होता तो ऑब्वियसली मुझे लगता है ये 100 पार भी नहीं कर पाते। यूपी में जिस अंदाज से इंडिया गठबंधन ने बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिया है, अगर बिहार में वैसा होता तो क्या लगता है कि आज हिंदुस्तान का नक्शा बदला हुआ होता?
देखिए, हाँ, थोड़ा तो दुख हो रहा है कि अगर बिहार में भी यूपी वाला रिजल्ट हो जाता तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो गठबंधन है वो 100% उनकी सरकार बनती। खैर, बहरहाल जनता जनार्दन है, जनता के ऊपर हम लोगों को विश्वास है, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं सोचता, हर किसी के अपने अपने थॉट्स होते हैं, हर किसी के अपने अपने मैनिफेस्टोज होते हैं। तो इनकी जो झूठ है वो किसी के ऊपर चल जाती है, किसी के ऊपर नहीं चलती। तो इनका झूठ जो 10 साल से चल रहा है, वो आज भी कुछ लोग हैं वो देखिए, जो हिंदुस्तानी होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। इनके और भाजपा को पता है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से पता है कि इमोशंस वाला नस जो है हिंदुस्तानियों का कहाँ पे पकड़ना है। तो ये जो इमोशन वाला नस इन्होंने पकड़ के रखा है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, या हमने 370 जो है वो कर दिया, या उन्होंने मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करवाया, पुलवामा अटैक खुद ही करवा के वो सहानुभूति लेते हैं, या ये दिखाना कि मतलब मोदी एक फैक्टर है, मोदी एक ये है वो है, माने वो जिसका हम रोल जो है वो मीडिया का है। देखिए, मीडिया अगर बिल्कुल क्लियर होती, मीडिया एकदम स्पष्ट होती, तो मुझे लगता है ये 300 नहीं, मुझे लगता है 200 भी पार नहीं कर पाते। अगर मीडिया सच दिखाई होती, अगर मीडिया 10 सालों में मोदी का असली चेहरा दिखाई होती, तो मुझे नहीं लगता कि इतना भी आंकड़ा पार कर पाती इस बार भी भाजपा। लेकिन बहरहाल ठीक है, जनता जनार्दन है, जनता ने जो चुना वो उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, जनता के ऊपर कुछ भी नहीं है। बस खुशी इस बात की है कि इस बार एटलीस्ट ये लोग कानून नहीं बदल पाएंगे। इस बार कम से कम बहुमत के साथ अगर ये आते तो इनको कहीं ना कहीं एक घमंड हो जाता, एक कहीं ना कहीं गुरूर हो जाता। इनकी गुरूर तो टूट गई है, ये तो नो डाउट। इनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि लोग अब मतलब 2024 में जैसे तैसे अगर इनकी सरकार बन भी गई तो मुझे लगता है 2029 तक इनका सफाया तो बिल्कुल निश्चित है। क्या हिंदुस्तान की राजनीति में राहुल गांधी बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभरे हैं इस बार के चुनाव से, अगर हम देखें तो? एग्जैक्टली, जिस राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू का नाम दिया था, ट्रॉल किया 10 सालों तक, हाँ, बहुत 10 सालों तक राहुल गांधी को ट्रॉल किया गया नेपोटिज्म के नाम पर या उनके स्पीचेस को लेकर। लेकिन हैट्स ऑफ टू राहुल गांधी के वो डटे रहे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने साबित कर दिया कि जिस इंडिया की ये बात कर रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत की जो ये दुहाई देते थे, आज कहीं ना कहीं भाजपा मुक्त भारत होता हुआ नजर आया है। ये जो रिजल्ट है, अलायंस नहीं होता तो ये बिल्कुल खत्म थे, भाजपा का खेल खत्म हो चुका था। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी मैं बहुत बधाई दूंगी कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, खासकर देखिए मीडिया उनकी, पैसे उनके, एडवर्टाइजमेंट उनका, और पीएम केयर फंड का जो फंड है वो उनका, ईडी, सीबीआई, हर कुछ इनका, बहुत सारी संस्थाएं इनकी। इसके बावजूद भी अगर राहुल गांधी उमड़ कर आए हैं, उभर कर आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के को श्रेय जाता है। नरेंद्र मोदी जी जब आए थे पश्चिम बंगाल में पिछले हफ्ते, उन्होंने कहा था कि जो रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, वो 6 महीने के अंदर में टूट फूट जाएंगी, बिखर जाएगी। क्या आपके पार्टी को भी इस तरह का कुछ खतरा है आने वाले दिनों में? देखिए, मोदी जी को अब लोग बहुत जैसे पहले 2014 में बहुत सीरियसली लिया था, हिंदुओं ने भी लिया था, मुसलमानों ने भी लिया था। 2019 में ओके ठीक है, तब भी सीरियसली लिया था। लेकिन अब चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ये समझ में आ गया है कि मोदी को अब कोई सीरियसली नहीं लेता, उनके किसी भी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता, और ये जो भी उल जलूल जो भी बोलते हैं उनको अब बहुत ज्यादा गंभीरता से लोग नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है ये इस बार भी उनका ढकोसला है। अगर हम बात करें कलकत्ता की, और कलकत्ता की दोनों सीटों पर जो है टीएमसी ने कब्जा जमा लिया है। सुदीप बंदोपाध्याय जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनको लेकर भी काफी कयासराई की जा रही थी कि कहीं बीजेपी के साथ उनका बहुत कांटे का मुकाबला होगा। बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। करीब 80,000 वोटों से सुदीप बंदोपाध्याय जीते हैं, मार्जिन कम हुआ है। क्या लगता है कि सुदीप बंदोपाध्याय जो फिर से जाएंगे संसद में, इससे क्या पार्टी में उनका कद और भी बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो सुदीप बंदोपाध्याय दादा को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी। उन्होंने फिर से एक बार ऐतिहासिक जीत रची है, क्योंकि इतना कुछ भ्रम फैलाकर, मैंने जैसा कहा कि भाजपा हमेशा से ही एक भ्रम की राजनीति करती आई है, तो एक भ्रम उन्होंने फैला रखा था कि नॉर्थ कोलकाता में जो है भाजपा आ रही है या कांग्रेस के साथ। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा से ही बंगाल, अगर हम इंडिया की बात नहीं करते, हम बंगाल की अगर बात करें तो कांग्रेस का जो चेहरा अधीर रंजन चौधरी हैं,
वो हमेशा से ही भाजपा के बी टीम के जैसा काम किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने बी टीम के जैसा काम किया और सुदीप बंदोपाध्याय को हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से एक बार जो जनता है उन्होंने, मैं जैसा कह रही हूँ कि ममता बनर्जी को ही देखकर लोगों ने वोट किया। जिस प्रकार से हर एक सीट में ममता बनर्जी की जीत हुई है, नॉर्थ कोलकाता में भी जीत हुई है, और सुदीप बंदोपाध्याय कोई नया चेहरा नहीं है, उनकी राजनीति 45 साल की है, वो 10वीं बार इस बार जीते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका कोई बदल नहीं है। लोगों को ये लगा कि सुदीप बंदोपाध्याय का नॉर्थ कोलकाता में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और इस बात को लोगों ने अपने वोट के जरिए इस बार प्रूफ भी कर दिया। महुआ मोहित्रा आपकी पार्टी की बहुत तेज तर्रार नेत्री है, उनको पिछली बार जो लोकसभा में उनको जो है उन पर एक बहुत कंट्रोवर्सी हुआ, उनको निलंबित किया गया। आज वो फिर से जीत कर बन गई है संसद। क्या लगता है कि आप वो फिर से आपकी पार्टी के लिए संसद में मुखर होकर बोलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगी, और इसी विश्वास के साथ लोगों ने उनको जीत भी दिलाई है। देखिए, मैंने जैसा पहले भी कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो लीडर्स हैं वो हमेशा से ही महिलाओं को, स्ट्रांग महिलाओं को उन्होंने इंसल्ट करने की कोशिश की है, उनको डीमोटिवेट करने का कोशिश किया है। वो हमारी मुख्यमंत्री हो या हमारी एक तेज तरारू लीडर महुआ मोहित्रा हो, जिन्होंने हमेशा से ही पार्लियामेंट में इनके छक्के छुड़ा दिए थे, तो उनको डिमोटिवेट करने की बहुत कोशिश की, पर्सनल अटैक किए गए, काफी ह्यूमिलिएट भी किया गया, लेकिन वो नेत्री भी ऐसी हैं जो डटी रही और उन्होंने बिल्कुल अपने आप को कमजोर होने नहीं दिया। और लोगों ने इस बार जो दीदी ने विश्वास जताया, दीदी ने टिकट दिया और लोगों ने विश्वास दिलाया कि दीदी जो कहती हैं या करती हैं या जिनको भी प्रार्थी बनाती हैं, कहीं ना कहीं वो सही होते हैं, और लोगों ने ये चीज प्रूफ भी कर दिया। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में आके नारा दिया था, मुल्ला मदरसा माफिया। आपकी पार्टी का नारा है माँ माटी मानुष, उन्होंने कहा था मुल्ला मदरसा माफिया। क्या इस तरह का जो नारा है, इससे जो है कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक या फिर उनकी जो वोट का जो पूरा सब कुछ था समीकरण वो बिखर गया? देखिए, माँ माटी मानुष, ये लोगों ने 2011 से इसके ऊपर बिल्कुल माँ माटी माटी से उठकर आए हैं। ममता बनर्जी कोई किसी भी परिवार से नहीं आती थी, परिवारवाद का वो कभी हिस्सा नहीं रही हैं। उन्होंने जमीनी स्तर पर लड़ाई की है। सिंगूर और नंदीग्राम की अगर हम बात करें, लोगों के हक के लिए लड़ाई किया है उन्होंने, किसानों के हक के लिए लड़ाई किया है, और लड़कर वो आई है। इसीलिए हमेशा से ही हमारा स्लोगन रहा है माँ माटी मानुष। तो इस चीजों को उन लोगों ने इंसल्ट करने की कोशिश की। यहाँ के आम लोगों को, मानुष मतलब जो इंसान होते हैं बंगाल के, उसको इन्होंने इंसल्ट किया और एक अलग स्लोगन देने की कोशिश की, मुल्ला मदरसा। और अगर मुल्ला के साथ है तो भाई मुल्ला क्या हिंदुस्तानी नहीं है? मुल्ला, अगर हम मदरसा की बात करें तो मदरसा में तो लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चों, एक ऑर्फन बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो इकोनॉमिकली थोड़ा डाउन होते हैं, या मदरसा में दीनी तालीम दी जाती है। मुझे नहीं लगता कि इस चीज को उन्होंने जो टारगेट किया, मुसलमानों का वोट तो कटा ही है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लोग सेकुलरिज्म पर विश्वास करते हैं, वो मंदिर, मस्जिद, मदरसा, या जो भी लोग हैं जिन्हें अपने सेकुलरिज्म पर विश्वास है, मुझे लगता है ऐसे लोगों को नकारा है। अमित शाह के ऊपर एक ये करारा तमाचा है कि वही मुल्ला, वही मदरसा के लोगों ने आपको इस बार बंगाल से कम खदेड़ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी सोफिया खान, टीएमसी की नेत्री और कलकत्ता की जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो रिजल्ट आया है, जो परिणाम आया है, कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोरल डिफीट है, अखलाकी शिकस्त है, और इस शिकस्त का उन्हें अखलाकी तौर पर कबूल करना चाहिए और अपने पद से तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया।